नमस्ते एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिया था और ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है। और इसके लिए हमने फार्मूला देखा था पाई इक्वल्स टू CRT और हमने एक न्यूमेरिकल और साथ साथ में कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे, एग्जांपल्स भी हमने समझ लिए थे। इस वीडियो लेक्चर में इससे आगे हम देखने वाले हैं, ये रहे आपके पास ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल। क्यूकम्बर के ऊपर पानी जब डाला जाएगा तो पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। और क्यों होता है ये? ऑस्मोसिस की वजह से। इसी तरह से रेजिन्स में ऑस्मोसिस, रूट्स में ऑस्मोसिस और फूड प्रिजर्वेशन में ऑस्मोसिस, ठीक है। तो चलिए इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सारे एग्जांपल्स में जो हो रहा है एक्चुअली में, उसमें कभी पानी अंदर जा रहा है ना, और कभी जो वाटर है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। ये कंडीशन किस तरह की कंडीशंस हैं, इनको हम समझते हैं। तो अगर हम एक सेल लें या फिर हम एक दाग को भी इमेजिन कर सकते हैं जिसको अपन रेजिन बोलते हैं, ठीक है, जो कि अंगूर से बनती हैं, ठीक है। अंगूर से जो रेजिन बनाई जाती है उसको भी हम इमेजिन कर सकते हैं। अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो उसे भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ हम एक सेल ले रहे हैं। अब अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल जो हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन जो हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती हैं, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी तो इसका मतलब कि इसके थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इन एंड आउट हो सकते हैं, इन भी हो सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम सेल का एग्जांपल ले रहे हैं और इससे हम समझते हैं ऑस्मोसिस को, या फिर क्या क्या कंडीशन बन सकती है अगर इस सेल को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन में रखें, ठीक है। तो अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो टोटल 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और ये हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ सेल, ठीक है। सेल के कंसंट्रेशन से अगर हम बाहर वाले सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कंपेयर करें तो 3 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। पहला हमारा बन सकता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा बन सकता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा बन सकता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो ये आपको एक बढ़िया सेल दिख रही होगी, ठीक है, और ये बाहर जो है ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर जो बाहर का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में इन दोनों सॉल्यूशंस को बोला जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन दोनों की सेम है इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि कंसंट्रेशन रिलेटेड है मोलैरिटी से, मोलैरिटी रिलेटेड है नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल रिलेटेड है पार्टिकल से, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड है कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी रिलेट करती हैं नंबर ऑफ मोल्स से, और नंबर ऑफ मोल्स हमें देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो या जिनका सेम कंसंट्रेशन हो, ऐसे सॉल्यूशंस आपस में कहलाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर दोनों ही आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं तो रिजल्ट क्या होने वाला है? रिजल्ट ये होने वाला है कि जो पानी है वो सेम अमाउंट में अंदर जाएगा और सेम अमाउंट में बाहर आएगा, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं अपन कि नो नेट फ्लो ऑफ वाटर, नो नेट फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। फ्लो तो होगा अंदर बाहर, लेकिन रिजल्टिंग, नेट का मतलब क्या होगा? रिजल्टिंग,
रिजल्टिंग फ्लो ऑफ वाटर जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा अंदर बाहर, मतलब कि जितना कंसंट्रेशन बाहर का है उतना ही कंसंट्रेशन अंदर का रहेगा। अगर ऐसा होगा तो जो सेल की साइज़ है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो द सेल स्टेज एग्जैक्टली द सेम साइज बिकॉज देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। चलिए इससे थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि ये जो बाहर का आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है और यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो लो कंसंट्रेशन है। अब अगर यहाँ लो कंसंट्रेशन होगा इसका मतलब कि वाटर की क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा है, और हाई कंसंट्रेशन इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी यहाँ कम है। तो पानी क्या करेगा, पानी सेल के अंदर से बाहर के सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में रिजल्ट क्या होगा, ऐसे कंडीशन में रिजल्ट होगा कि जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी या सिकुड़ जाएगी, जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं कि जो बाहर का सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन हाई है और जो सेल है या रेजिन है उसकी कंसंट्रेशन, अंदर की कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो पानी जो है वो हमें पता है कि सॉल्वेंट जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाता है, ठीक है। तो पानी बाहर आ जाएगा और सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन दोनों को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक, इन दोनों सॉल्यूशंस को हाइपरटोनिक सिचुएशन बोलेंगे। अब आप देखो यहाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि ये जो बाहर का सॉल्यूशन है ये लो कंसंट्रेशन का होगा, ठीक है, और अंदर आपका हाई कंसंट्रेशन होगा सेल के अंदर, ठीक है। और अगर सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है तो जो पानी है या जो सॉल्वेंट हमारा वाटर है वो बाहर से अंदर की तरफ क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा सेल मेम्ब्रेन से होते हुए, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि सेल जो है वो स्वेल्स हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी और फूल जाएगी, है ना, फूल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे अपन, ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब याद रखें तो कैसे याद रखें कि कौन सा हाइपर है कौन सा हाइपो है, ठीक है। तो हम एक टर्म याद रखेंगे हिप्पो, ठीक है, और ये हिप्पो राइम करता है हमारे हाइपो से, ठीक है। और हाइपो में सेल जो है वो स्वेल होती हैं, ठीक है। और अगर आप हिप्पो के बारे में बात करें तो हिप्पो भी जो है वो एक मोटा और फूला फूली शेप का होता है, ठीक है, क्योंकि वो दिन भर पानी में रहता है, ठीक है। तो उसका जो शरीर है वो हमें सूजा सूजा सा लगता है, फूला फूला सा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर सेल को ऐसे कंसंट्रेशन के अंदर रखा जाए, ठीक है, जिसमें वो क्या हो जाए, सेल स्वेलअप हो जाए, इसका मतलब वहाँ सॉल्यूशन कैसे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और अगर क्या हो जाए, सेल श्रिंक हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो आप हाइपो को रिलेट करेंगे हिप्पो से, और हिप्पो हमारा कैसा होता है, मोटा या फूला फूला सा दिखता है, ठीक है। तो सेल जो है वो क्या कर रही है, स्वेलअप कर रही है, ठीक। थोड़ा और आगे हम समझते हैं इसको। ये देखिए, ये एग्जांपल है हमारा रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो जो आरबीसीज हैं, अगर जो ब्लड फ्लूइड है, ठीक है, उसके अंदर कंसंट्रेशन जो है वो लो है और आपके आरबीसीज के अंदर कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पानी अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इन आरबीसीज के अंदर पानी चला जाएगा और वो फूल जाएंगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी, जैसा ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ हमारा, हाइपोटोनिक, ठीक है। इसी तरह से अगर जो बाहर का ब्लड फ्लूइड का कंसंट्रेशन और हमारा रेड ब्लड सेल का कंसंट्रेशन के अंदर का कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। और अगर जो बाहर का फ्लूइड है, रेड ब्लड सेल्स के बाहर का फ्लूइड जो है उसकी कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, और यहाँ अंदर कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, तो जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, सेल्स के अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा और जो सेल्स हैं हमारी वो सिकुड़ के मर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बन रहे हैं वो हाइपरटोनिक बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखें एग्जाम्पल नंबर 1 में कि ये एनिमल मीट है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, जो सॉल्ट है वो स्प्रिंकल किया जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से होता क्या है, जो बाहर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, तो जो मीट है वो अपने अंदर प्रेजेंट पानी को बाहर की तरफ छोड़ने लग जाता है, ठीक है, और वो श्रिंक हो जाता है।
ठीक है। इसी तरह से आप देखें, ये वाला एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है और ये वाला एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। यहाँ डायग्राम से जो है हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है सारी चीज़ें कि किस तरह से ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है, और किस तरह से हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है वो है, पहली चीज़ एडेमा, ठीक है। अब एडेमा में क्या होगा कि ऐसे लोग जो अपने खाने के अंदर साल्ट की क्वांटिटी को ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो टिश्यू क्या कर लेंगे, वाटर को रिटेन कर लेंगे, ठीक है। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि आपने नमक ज़्यादा खाया है, ठीक है, और ये नमक अल्टीमेटली जाएगा आपकी सारी सेल्स के पास में, ठीक है। सेल्स मतलब कि सारे के सारे टिश्यूज़ के पास में, ठीक है, और टिश्यूज़ के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक है। और इस हाई कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, लो करने के लिए, जो आपके ब्लड के अंदर जो वाटर का अमाउंट है, ठीक है, वो वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, वो वेसल की सेल से होते हुआ उन सेल मेम्ब्रेन से होते हुए सेल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो जो वाटर हैं वो ब्लड स्ट्रीम से या ब्लड से टिश्यूज़ के अंदर चला जाएगा टू मिनिमाइज दैट इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन, ठीक है, ड्यू टू द सॉल्टी फूड। और उसकी वजह से जो सेल्स हैं और जो टिश्यूज़ हैं वो फूल जाएंगे, ठीक है, और उनके अंदर क्या हो जाएगा, पफीनेस आ जाएगी या स्वेलिंग हो जाएगी। और इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का एक एप्लीकेशन है, इस वजह से इसे याद रखना है। ब्लोटिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह से हमें याद रखना है फूड प्रिजर्वेशन में। अब फूड प्रिजर्वेशन जो है वो दो तरह से करते हैं। अगर मीट सब्सटेंस है तो सॉल्टिंग से उसको करते हैं, और अगर फ्रूट्स को अगर स्टोर करना है तो उसके अंदर क्या डाली जाती हैं, शुगर डाली जाती हैं, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें डालने के पीछे रीज़न क्या है कि अगर हम सॉल्ट डाल देंगे मीट के अंदर, या फिर जो आपका फ्रूट है उसके अंदर, या उसको अगर प्रिजर्व करेंगे हम तो शुगर डाल देंगे, और उसके डालने से क्या होगा, जो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ठीक है। अगर एक जार ले लें तो उसके अंदर ये फ्रूट है, ठीक है, और हमने क्या डाल दिया है, शुगर डाल दी है, ठीक है, तो बाहर का कंसंट्रेशन, ठीक है, वो क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि अगर बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, ये हमें बैक्टीरिया दिख रहा है, ठीक है, यहाँ कंसंट्रेशन कैसा है, हाई कंसंट्रेशन है, जो हमने काय से किया है, या तो शुगर से किया है या फिर सॉल्ट से किया है, सॉल्टिंग से किया है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, इस बैक्टीरिया की जो सेल वॉल हैं, ठीक है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो बाहर का हाई कंसंट्रेशन और इसके अंदर एक लो कंसंट्रेशन है, और इसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर जो वाटर होगा वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है, और बैक्टीरिया जो है वो अल्टीमेटली श्रिंक करके और डेड हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्टिंग करना या शुगरिंग करना फ़ायदेमंद क्यों है, वो इसलिए फ़ायदेमंद है कि बैक्टीरियाज या फॉरेन ऑर्गेनिज्म से उसको क्या किया जाए, बचाया जा सके, ठीक है, और उसको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके, क्योंकि एक हाइपरटोनिक सिचुएशन वहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो इस वजह से बैक्टीरिया क्या करेगा, वाटर लूज़ करके श्रिवेल होके और मर जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों एप्लीकेशंस भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब देखिए, हमने बात करी ऑस्मोसिस में लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की मूवमेंट, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट, ठीक है। अगर ये मूवमेंट रोकनी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होगा, जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हाई प्रेशर लगा दें, ठीक है, अगर हम हाई प्रेशर लगा दें, अच्छा ये प्रेशर लगेगा किधर, ये प्रेशर लगेगा हाई कंसंट्रेशन की तरफ, जिधर क्या है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी उस तरफ अगर हम हाई प्रेशर लगा दें। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होने ये वाला है कि जो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो हाई कंसंट्रेशन की तरफ गए थे, अब वो फिर से क्या होने लग जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट की तरफ या फिर लो कंसंट्रेशन की तरफ चलने लग जाएंगे, ठीक है। कहाँ से होते हुए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए, ठीक है। और ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा इसलिए हुआ है कि जो आपने प्रेशर लगाया, जिसको हम पी बोल सकते हैं, पी एक्सटर्नल बोल सकते हैं, वो
पाई से या ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। ठीक है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम को कम होना पड़ता है, और इस कंडीशन में अगर वॉल्यूम को कम होना है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन तक जाना पड़ेगा या फिर प्योर सॉल्वेंट तक जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो कंडीशन बनी, ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें हमने ऑस्मोसिस से उल्टा फ्लो देखा है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करें सॉल्यूशन की तरफ, या सॉल्यूशन में हम हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन है ऑस्मोसिस का वो रिवर्स्ड हो जाता है। ठीक है, और जो प्योर सॉल्वेंट है वो बाहर आने लग जाता है, किस तरफ? प्योर सॉल्वेंट की तरफ। कहाँ से होते हुए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस या RO। ठीक है, अब इस टेक्नोलॉजी का या इस प्रोसेस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं अपन? डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में। ठीक है, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर है ना, हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में जो है वो RO लगा हुआ होता है, RO फिल्टर लगा हुआ होता है, वो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, चाहे अगर अपन स्कूल के RO के बारे में बात करें, घर पे लगा हुआ RO, ठीक है, और जो बड़े बड़े शिप्स समुद्र के अंदर जाते हैं, ठीक है, वो भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके समुद्र के सॉल्टी वाटर, ठीक है, सॉल्टी वाटर को प्योर बनाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं RO का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, RO में क्या टेक्निक होगी? RO में जो सॉल्यूशन है या सॉल्टी वाटर है उस तरफ प्रेशर लगाकर पानी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से या फिल्टर से बाहर की तरफ भेजा जाएगा, ताकि प्योर वाटर जो है वो निकल सके, जो खाने पीने में इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो आई होप कि रिवर्स ऑस्मोसिस भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है रिवर्स ऑस्मोसिस की। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मासेस के बारे में। ठीक है, अब एबनॉर्मल का मतलब क्या है? जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, या जो एग्जैक्टली नहीं है, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, और मोलर मास क्या होता है? जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। अब जो मोलर मास है वो एबनॉर्मल कब हो जाएगा या वो इक्वल कब नहीं आएगा? जब हम उसको क्या करें, इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करते हों और वो ट्रू वैल्यू के इक्वल ना आए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो मोलर मास हमें कैलकुलेशन में मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो ऐसा मोलर मास जो कि क्या है, या तो लोअर है या फिर हायर है देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब इसको अगर अपन समझे तो अगर ऐसा हो रहा है कि ट्रू मास और एक्सपेरिमेंटल मास, मोलर मास में डिफरेंस है, तो वो कहलाएगा एबनॉर्मल मोलर मास। अब बात आती है कि यार ये ऐसा होता क्यों है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, ठीक है, या तो वो डिसोसिएशन में चले जाते हैं। डिसोसिएशन मतलब कि टूटना। ठीक है, कि एक से पानी में जाके उन्होंने दो चीज़ें बना ली, दो पार्टिकल बना लिए। ठीक है, या फिर एसोसिएशन हो जाता है कि दो पार्टिकल्स ने मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना लिया। ठीक है, तो वो क्लम्प हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा मोलर मास है वो गलत आता है कैलकुलेशन में, और उस गलत मोलर मास को ही हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ये दो कंडीशन में होता है। अब आप इनके एग्जाम्पल समझो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोसिएशन के बारे में। ठीक है, तो डिसोसिएशन में क्या होगा कि सपोज करते हैं हम लेते हैं NaCl। ठीक है, अब ये NaCl क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, या फिर ये आयनिक है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट या कोई आयनिक कंपाउंड लेते हैं और इसको अगर हम पानी के अंदर डाल दें तो ये हमें पानी बना के तो ये हमें Na+ और Cl नेगेटिव बनाता है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ है कि हमने जो मॉलिक्यूल लिया था NaCl का वो तो एक लिया था, लेकिन हमें सॉल्यूशन के अंदर एक आयन सोडियम का मिल गया और एक आयन क्लोराइड का मिल गया। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप 1 मोल NaCl लोगे तो 1 मोल Na+ मिलेंगे और 1 मोल ही Cl- मिलेंगे। इसका मतलब 2 मोल पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर 2 मोल पार्टिकल मिल गए
ठीक है। तो ये क्या कर देगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब जो हमारा मॉलिक्यूलर मास आएगा, ठीक है, जो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारा गलत होगा किसके कंपैरिजन में, ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये हुआ केस डिसोसिएशन का। अब अगर अपन बात करें एसोसिएशन की, ठीक है। अब एसोसिएशन में क्या होगा कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल है हमारा एसिडिक एसिड, ठीक है, एसिडिक एसिड। अब एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल कैसा होता है कि भैया ये CH3 है, यहाँ C, ये O और ये H, ये एक मॉलिक्यूल है। तो इसी का एक और मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ऐसा, CH3, C, O और H, ठीक है। और जब इनको हम क्या काय में डाल देंगे, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को या एसिडिक एसिड को जब हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरह से यहाँ और यहाँ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या दिख रही है हमको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रॉन्गनेस की वजह से ये दोनों ही मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये एक डाइमर है, ठीक है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप 2 मोल एसिडिक एसिड लोगे तो सॉल्यूशन के अंदर जाकर वो 1 मोल बन जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 मोल लोगे तो वो आधा मोल रह जाएगा, ठीक है। तो अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल कम कर लेगा पानी में जाकर, इसका मतलब कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर मास भी गलत आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल भी आपको समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डिसोसिएशन के बारे में बात करें तो क्या होगा, सॉल्यूट ब्रेक करता है काय में, आयंस में, ठीक है। उससे होता क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ कर जाएंगे तो जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास हैं वो कम आएगा देन ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास की वैल्यू कैसी आती हैं, कम आती हैं। अगर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर जाएं, एसोसिएट करने का मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल क्लम्प कर जाएंगे या आपस में बॉन्ड बना लेंगे, उसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज़ कर जाएंगे, और जो आपका एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड मोलर मास है वो हायर आएगा, ज़्यादा आएगा देन द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे और मास निकालोगे वो कम आएगा, लोअर आएगा, और एसोसिएशन के केस में जो आप एक्सपेरिमेंटल करके मोलर मास निकालोगे उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। आई होप कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब अगर ऐसा होता है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन भी होता है सॉल्यूट और सॉल्यूट का, तो हम इसको फिक्स कैसे करें या इस प्रॉब्लम से हम निकले कैसे, उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वांट ऑफ फैक्टर जो है उसे हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये वांट ऑफ फैक्टर जो है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, अगर हम नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो भी हमें आई की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दें तो भी आई की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, उनको जो बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ मोल्स थे उससे डिवाइड कर दें तो भी हमें क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब आई की वैल्यू निकलेगी, है ना, इन तीनों में से किसी भी एक फार्मूले से, तो 3 वैल्यूज़ जो हैं वो 3 तरह की वैल्यूज़ आई की आ सकती है। अगर आई की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हुआ है। आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ गई, ठीक है, ग्रेटर देन 1 आ सकती है अगर न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो। अगर ग्रेटर देन 1 आ गई इसका मतलब क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, डिसोसिएशन हो रहा है। अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, मतलब कि डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आई की वैल्यू कम आएगी 1 से, और 1 से कम आएगी इसका मतलब क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि आई की वैल्यूज़ 1 के बराबर, 1 से कम या 1 से ज़्यादा हो, उस कंडीशन में क्या क्या होता है।
तो अगर अब हमने वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल ही ली है, आई की वैल्यू अगर हमने निकाल ही ली है, तो हम अब अपने फार्मूले को भी क्या कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, अब जो हमने चारों फार्मूले पढ़े थे उन चारों फार्मूले में आई को हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर है उसका फार्मूला डेल पी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू आई N2 अपॉन N1 हो जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डेल टी बी इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय के बी एम हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई आई का किधर होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स हैं, जिधर पार्टिकल्स हमें दिखेंगे उस तरफ मल्टीप्लाई होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम। ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी। अब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे हम इन फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आई होगा। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर आई के ऊपर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m NaCl सॉल्यूशन एट 300 केल्विन अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, आर की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिसोसिएशन के बारे में बात हो रही है और कंप्लीट डिसोसिएशन के बारे में बात हो रही है, तो हम देखेंगे कि आई की वैल्यू क्या है। सो NaCl है हमारे पास, वो टूटेगा Na और Na प्लस और Cl माइनस बनाएगा, मतलब कि एक मोल यहाँ से एक मोल यहाँ से, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बन रहे हैं, 1 से 2 बन गए। ठीक है, इस वजह से आई की वैल्यू क्या आई, 2 आ गई। ठीक है, और जब हम आई की वैल्यू को फार्मूले में रखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के, पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी, तो सी की वैल्यू हमारे पास 0.1 दे रखी है, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 300 केल्विन। तो कैलकुलेट करेंगे हम तो पाई इज इक्वल्स टू 4.926 ATM आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिसोसिएशन का भी बहुत बड़ा यहाँ रोल है कि अगर मान लो उसने कंप्लीट डिसोसिएशन ना देकर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया और बोला कि 50% डिसोसिएशन, ठीक है, कि सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, 50% डिसोसिएशन हो रहा है। अब 50% डिसोसिएशन हो रहा है, मान लो कि हमारे पास क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाता है। ठीक है, और हमने बोला कि 50% डिसोसिएशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि, तो अगर हम इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इनिशियल कंसनट्रेशन को A मान लें या अल्फ़ा मान लें, तो यहाँ इनिशियल कंडीशन में तो 0 होगा, लेकिन क्योंकि 50% डिसोसिएशन हो गया है, ठीक है, तो अगर 50% डिसोसिएशन हो गया है तो यहाँ कितना बच जाएगा, इसका 50% मतलब कि A/2 या अल्फ़ा/2 बच जाएगा। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो आधा अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटा तो क्या होगा, आधा मोल अमोनियम आयन और आधा मोल क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये हमने बचे हुए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात की है, ये बने हुए अमोनियम आयन के बारे में बात करी है, और हाइड्रोक्साइड आयन जो बना उसके बारे में बात करी। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, ठीक है, A/2 प्लस A/2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3A/2। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा हमारा आई की वैल्यू। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 3/2 रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, किस कंडीशन में, जब हम 50% डिसोसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आई की वैल्यू किस तरह से निकालनी है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, और ये आई की वैल्यू कैसे आ गई कि ये तो हो गया हमारा आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ होगा आफ्टर डिसोसिएशन में 3A/2 और बिफोर डिसोसिएशन में A, तो A से A कैंसिल हो गया, तो I इक्वल्स टू 3/2। ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो चलिए, ये आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये 50% 30% जैसे भी आपको दे उस तरह से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने पड़ेंगे और तब जाके आपको आई की वैल्यू पता चलेगी। पिछले वीडियो और इस वाले वीडियो में हमने ये जो सारी बातें हैं इनको हमने समझा, चाहे वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में बात की हमने, फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के फ्लो के बारे में बात की, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में बात की, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बात की, एबनॉर्मल मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने दोनों वीडियो में मिलाकर की। ओके, तो अब कुछ सिंपल क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि विच स्पेसिफिक मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल से होते हुए कौन से मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल। क्या होगा जब सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, हाइपो हम याद रखेंगे हिप्पो से, हिप्पो सूजा हुआ होता है, इसका मतलब सेल जो है वो स्वेल कर जाएगी। कौन सी प्रोसेस जो है वो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में इस्तेमाल होती हैं, तो वो हो जाएगा हमारा RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर जो सॉल्यूट हैं वो एसोसिएट कर रहा है या एसोसिएशन में जा रहा है
तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। तो अगर एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो रहे हैं, इसका मतलब कि आंसर आई का लेस देन 1 आएगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर हमें प्रोटीन्स का मोलर मास निकालना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, ठीक है, बहुत ही नाजुक होते हैं, और वो हाई टेम्परेचर पर अपनी प्रॉपर्टीज़ या अपने नेचर को खो देते हैं, और इस वजह से उनको रूम टेम्परेचर पे ही स्टडी किया जा सकता है। और क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हम स्टडी कर रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। यहाँ हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो ख़त्म होता है। आप ऐसे ही पढ़ते रहें और समझते रहें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें और एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे रहें। थैंक यू।